सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत और यूएई का रिश्तों की मजबूती के लिए व्यापक नीतिगत भागीदारी पर जोर। 5 साल में 60% बढ़ाएंगे कारोबार। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना। कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र सरकार में बना रहेगा गठबंधन। आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लापता 4 जवानों की तलाश जारी। सीमा पर दीवार को लेकर मेक्सिको अमेरिका में बढ़ा तनाव। मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर 20% टैक्स लगाएगा अमेरिका। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने रद्द की 30 जनवरी को ट्रंप से होने वाली मुलाकात। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रॉजर फेडरर, महिला एकल में विलियम्स बहनों के बीच होगी खिताबी जंग। महिला युगल में सानिया डोडिक और समांथा सैमुअल के बीच सेमीफाइनल आज। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीतिक भागीदारी को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कल जारी बयान में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के मददगार मुल्क को सख्त संदेश दिया। दोनों देशों ने राजनीतिक मुद्दों को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कुछ देशों के प्रयासों की निंदा की। साथ ही समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संकल्प लिया। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, तेल भंडारण और प्रबंधन, मानव तस्करी, हवाला की रोकथाम पर भी सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय कारोबार 60% तक बढ़ने की योजना है। शिवसेना और बीजेपी बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से दोनों दलों में बातचीत चल रही थी, लेकिन उनके बीच इसे लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम चुनाव और जिला परिषद के चुनाव को लेकर भी अब गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने अपने बयानों से महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 50 साल के इतिहास में गठबंधन के चलते 25 साल बर्बाद हुए हैं। शिवसेना के इस ऐलान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई साथ आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले ही विकास के रास्ते पर चलेंगे। 21 फरवरी को बीएमसी के 227 वार्डों पर होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होगा। और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। कौमी एकता दल का गुरुवार को बीएसपी में विलय हो गया। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई को विधानसभा टिकट देने का ऐलान भी किया। मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं। तो अब ये तस्वीर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अंसारी बंधुओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बीएसपी ने मोहम्मदाबाद गोहन सीट से मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही घोसी सीट से अब्बास अंसारी को बीएसपी का टिकट दिया गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सत्ता के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि अंसारी बंधुओं के खिलाफ ज्यादातर मुकदमे राजनीतिक हैं। इस मौके पर अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल के बीएसपी में विलय की घोषणा भी की।
श्री सिकबतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर और श्री मुख्तार अंसारी विधायक मऊ सदर और उनके सुपुत्र श्री अब्बास अंसारी जो एक नेशनल स्पोर्ट्समैन है, हम सब लोग और पूरी कौमी एकता दल बहुजन समाज पार्टी में अपने दल का विलय करते हैं। बीएसपी ने अतीक अहमद, धनंजय सिंह और डीपी यादव के पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार किया। मायावती ने कहा कि इन लोगों के लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर एक दौर में 15 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना का काम 11 मार्च को होगा। उधर 11 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी को शुरू हुई थी, जबकि दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 15 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का काम 20 जनवरी को शुरू हुआ था। सीट बंटवारे में अनदेखी पर अपना दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ तो इसका नुकसान बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीटें दी हैं। अपना दल को चुनाव मानिकपुर और रोहनिया में अपने उम्मीदवार अपना दल चाहती थी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। अनुप्रिया पटेल इसे लेकर आलाकमान से भी नाराजगी जता चुकी हैं। कोशिश यही है कि दोनों पार्टियों का सम्मान बना रहे, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष में कार्यकर्ता मायूस होते हैं तो गठबंधन के जो परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी 29 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने यह जानकारी दी। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में पार्टी घोषणा पत्र में मेट्रो रेल समेत यातायात सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही थी। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य में एक ही चरण में 4 फरवरी को चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में रैली करेंगे। बीजेपी अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में यह रैली आज 11 बजे होनी है। प्रधानमंत्री का 29 जनवरी को लुधियाना में रैली करने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी इस बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अकाली दल ने 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी आज मजीठा में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्रचार करते दिखाई देंगे। और अब कुछ और अहम खबरें। 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में राजपथ पर हुआ, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राजपथ पर देश की संस्कृति, परंपरा और सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिला। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान रहे। राजपथ पर कदम ताल मिलाते जवान, ये प्रतीक है देश की बढ़ती ताकत और शौर्य का। ये नजारा बता रहा है कि धरती, आकाश और जल, हम हर जगह मुस्तैद और सतर्क हैं। गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं ने ताकत से लोगों को रूबरू कराया। वहीं रंग बिरंगी झांकियों के जरिए लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत देखने और समझने का मौका मिला। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह की शुरुआत शहीदों को नमन करने के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर प्रणब मुखर्जी और मुख्य अतिथि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अगवानी की। राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के तिरंगा फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है। पुष्प वर्षा करता हुआ जनसमूह पर तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रपति ने शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 68वें गणतंत्र दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाने ने परेड की अगुवाई की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड में भारतीय सेना की ताकत और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया गया। इस बार पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के 149 जवानों का दस्ता भी राजपथ पर परेड में शामिल हुआ। Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा एनएसजी को तैनात किया गया था। हेलीकॉप्टरों से निगरानी की व्यवस्था करने के साथ क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत ने दुनिया को अपनी सामरिक ताकत का नजारा दिखाया। इसमें जमीन, आसमान और समुद्र में तीनों सेनाओं की बढ़ती सैन्य क्षमता दिखी। इस बार पहली बार देश में ही बनी तोप धनुष और हल्का लड़ाकू विमान तेजस शामिल हुआ। वहीं एनएसजी के दस्ते ने भी पहली बार हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखा। इस बार की परेड में पहली बार देश में ही बनी तोप धनुष और हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी समारोह में नजर आए। T-90 टैंक, भीष्म, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल, CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्शन मशीन भी राजपथ पर नजर आए। हथियार का स्थान बताने वाले रडार स्वाति को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया। स्वाति उपकरण एडवांस डिजिटल ट्रांसमीटर से लैस। समारोह में राजपथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के दस्ते ने पहली बार हिस्सा लिया। असॉल्ट राइफल से लैस 140 जवानों के दस्ते ने राजपथ पर अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। Led by Captain Priyanshu Dhama of the 38 Assault Engineer Regiment. This regiment has been awarded 42. आखिर में वायुसेना की ताकत सुखोई, जगुआर और मिग लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट में अपना जौहर दिखाया। अन्य विमानों में लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के अलावा भारी भरकम मालवाहक विमान हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई 30 विमान ग्लोब फॉर्मेशन में। राज्यसभा टीवी। राजपथ पर कल देश की बहुमूल्य संस्कृति का भव्य नजारा भी देखने को मिला। इनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 6 मंत्रालयों की झांकियों के जरिए राज्यों की संस्कृति और धरोहरों की विशेषताएं पेश की गईं। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ पर देश को एक सिरे में पिरोने वाली सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का शानदार नजारा देखने को मिला। झांकियों के जरिए देश की ऐतिहासिक स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी।
अरुणाचल प्रदेश की झांकी में प्रदेश के याक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। वहीं महाराष्ट्र की झांकी इस साल महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को समर्पित रही। मणिपुर की झांकी में लाई हराउआ उत्सव पेश किया गया, जबकि गुजरात की झांकी कच्छ की लोक संस्कृति को समर्पित रही। लक्षद्वीप की झांकी पर्यटन और कर्नाटक की झांकी परंपरागत कला को समर्पित रही। वहीं दिल्ली की झांकी में सरकारी स्कूलों की झलक देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश की झांकी में कसीदाकारी चंबा शहर को प्रदर्शित किया गया, जबकि हरियाणा की झांकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित रही। बदलो अपनी सोच रे भाइयों, बेटी नहीं समाज, आपकी बेटी हमारी बेटी कर रही नई खोज। पश्चिम बंगाल की झांकी शरद उत्सव को समर्पित रही, जबकि पंजाब की झांकी में जागो आइया नृत्य का चित्रण किया गया। गोवा की झांकी में वहां की संगीत विरासत को दर्शाया गया, तो तमिलनाडु की झांकी में वहां के पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। त्रिपुरा की झांकी में होजगिरी नृत्य, तो जम्मू कश्मीर की झांकी में शीतकालीन खेलों का प्रदर्शन किया गया। असम की झांकी में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर को पेश किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने अपनी झांकी में खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की झांकी में प्रधानमंत्री आवास योजना को दर्शाया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की झांकी में वैश्विक स्थिति को और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी में वातावरण में स्वच्छता का संदेश दिया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की झांकी में स्किल इंडिया को पेश किया गया। कुछ तुम जानो कुछ मैं जानू। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजपथ के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। राज्यों की राजधानी में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्यों की राजधानियों और जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जम्मू में हुआ। राज्यपाल NN वोहरा ने तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल KK पाल ने तिरंगा फहराया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ओडिशा में राज्यपाल SC जमीर ने तिरंगा फहराया। वहीं असम में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में गुवाहाटी के खानापाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाराष्ट्र के राज्यपाल C विद्यासागर राव ने मुंबई के शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने तिरंगा फहराया। वहीं तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल पी सदाशिवम ने परेड की सलामी ली। केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और पार्टियों के मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, वहीं सीमा पर जवानों ने भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैनिकों को मिठाइयां बांटी। वाघा और अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने पारंपरिक तौर से पाकिस्तान की सेना को मिठाइयां और फल बांटे। वहीं बांग्लादेश के सैनिकों को भी मिठाइयां और फल भेंट किए गए और गर्मजोशी से मुलाकात की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का विशेष आयोजन भी किया गया। उधर लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सैनिकों ने भी एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा विदेशों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय उच्चायोग और दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया गया। इसमें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शिरकत की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई मंत्री, राजनेता और नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और इस बीच असम में कल कई जगह सिलसिलेवार धमाके हुए। हालांकि इन धमाकों में किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उग्रवादियों ने राज्य के 4 जिलों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक ये धमाके उल्फा उग्रवादियों ने किए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह हरकत कायराना है और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हम अगले दिनों में आतंकवादी के खिलाफ जनता को साथ लेकर अपने लड़ाई हम जारी रखेंगे। किसी भी हालत में हमारे देश की जो एकता, अखंडता, इन पर किसी भी हालत में कोई भी शक्ति को हम आघात पहुंचने के नहीं देंगे। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 10 जवानों की जान चली गई है, जबकि 4 जवान लापता हैं। वहीं कश्मीर घाटी में जारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। कश्मीर में बिछी बर्फ की सफेद चादर जानलेवा साबित हो रही है। बीते 2 दिनों में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 10 जवानों की जान चली गई है, जबकि 4 जवान अब भी लापता हैं। बुधवार को बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना के एक शिविर को हिमस्खलन ने चपेट में ले लिया। वहीं गश्त पर निकला सैन्य दल भी हिमस्खलन का शिकार हो गया। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और एक जो है वो जो है जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग हैं। भारी बर्फबारी के चलते लगातार चौथे दिन घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा रहा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर हवाई अड्डे पर यातायात ठप रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इससे पारे में तेजी से गिरावट आई है। कई जगहों पर तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। लाहौल और स्पीति में सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। बहुत ही मुश्किल है। बर्फ तो ऐसे तो काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, सबको यही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ ना बारिश, यहाँ ना पानी है और ना ही यहाँ बिजली है। उधर मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीमा पर दीवार बनाने को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दीवार का खर्च उठाने से इनकार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
मेक्सिको से आने वाले सामान पर 20% आयात कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीएन स्पाइसर के मुताबिक कर से जमा हुए पैसे को दोनों देशों की सीमा पर दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20% कर लगाने से करीब $10 अरब का राजस्व हर साल इकट्ठा होगा, जिससे दीवार का खर्च आसानी से निकल जाएगा। इस बीच मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो और डोनाल्ड ट्रंप ने आपसी सहमति से 31 जनवरी को वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात रद्द कर दी है। To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. We have no choice. हाथ खेलों की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल में आज सानिया डोडिक का मुकाबला समांथा सैमुअल्स की जोड़ी से होगा। सानिया डोडिक क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और ग्रेबियला डेब्रोस्की को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टोसर और सैम ग्रोथ की जोड़ी की लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस पर आसान जीत के साथ अंतिम 4 में पहुंचे हैं। दोनों जोड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। वहीं टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में शनिवार को विलियम्स बहनों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। सेरेना विलियम्स ने कल हुए सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मिर्जाना ल्यूसिस बारोनी को 6-2, 6-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। वहीं वीनस विलियम्स ने हमवतन कोको वेरेवेगे को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों बहनों के बीच 9वां ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। इस बीच स्टार खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर पुरुष एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने रोमांचक सेमीफाइनल में हमवतन स्टान वावरिका को मात दी। फेडरर ने वावरिका को 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 से हराया। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी फेडरर 2010 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं क्रिकेट में कानपुर में पहले T20 में भारत को 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जीत के लिए 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 11 गेंद बाकी रहते आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान इनोन मॉर्गन ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। उनके अलावा जो रूट ने 46 जबकि सैम बिलिंग्स ने 22 रन का योगदान दिया। इससे पहले भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बनाए थे। टीम इंडिया की ओर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 37 जबकि सुरेश रैना ने 34 रन बनाए। 21 रन देकर 2 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज मोइन अली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मैच 29 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। अब आखिर में हेडलाइंस। भारत और यूएई का रिश्तों की मजबूती के लिए व्यापक नीतिगत भागीदारी पर जोर। 5 साल में 60% बढ़ाएंगे कारोबार। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना। कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र सरकार में बना रहेगा गठबंधन। आज से भरे जाएंगे पर्चे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान। मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लापता 4 जवानों की तलाश जारी। सीमा पर दीवार को लेकर मेक्सिको और अमेरिका में बढ़ा तनाव। मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर 20% टैक्स लगाएगा अमेरिका। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने रद्द की 31 जनवरी को ट्रंप से होने वाली मुलाकात। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रॉजर फेडरर, महिला एकल में विलियम्स बहनों के बीच होगी खिताबी जंग। महिला युगल में सानिया डोडिक और समांथा सैमुअल के बीच सेमीफाइनल आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।